देखिए, आपने मुझे कहा था कि मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मैं सारे विषय को विस्तृत रूप से रख सकता हूं, तो नहीं रखो, महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश के छात्रों से जुड़े हुए विषय, मैं तथ्यात्मक बात रख रहा हूँ, भूमिका बनाना बंद कर दिया। हाँ, बस भूमिका मत नहीं रहा था, तथ्यात्मक रखो। तो योगेश शर्मा का बता रहा था मैं अध्यक्ष जी, इनका जो नियुक्ति पत्र है, ये योगेश शर्मा जी का नियुक्ति पत्र है। बस इसकी जो, अब आप कह रहे हैं दिखा नहीं सकते, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं मौखिक, नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी, समय से हम लोग विषय से भटक जाएंगे। इसको पटल में रख दूंगा। इसके बिंदु 3 में लिखा हुआ है कि जब से इनकी स्वशाही महाविद्यालय में नियुक्ति हुई तब से लेकर 3 वर्ष तक ये अपनी मूल सेवाएं यहीं पर देंगे। ये नियम की शर्त है, शर्त का उल्लंघन होता है तो उनकी नियुक्ति निरस्त होनी चाहिए, कायदा ये है। लेकिन 3 वर्ष के अंदर ही माननीय के दबाव में इनको जो है वहां से भोपाल ट्रांसफर कर दिया जाता है 3 वर्ष के अंदर, जबकि ऐसा करने पे इनकी नियुक्ति समाप्त होनी चाहिए। कैसे किया जाता है वो बता देता हूं मैं अध्यक्ष जी। ये एक पत्र माननीय विश्वास सारंग जी ने लिखा है डीन को, डीन गांधी मेडिकल कॉलेज को, और ये पत्र है दिनांक 9/8/2021। इसमें माननीय जी सार जो लिख रहे हैं, अंतिम लाइन पढ़ देता हूं। डॉक्टर योगेश शर्मा, सह प्राध्यापक दंत विभाग चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सह प्राध्यापक दंत विभाग के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु आदेश जारी करें। 3 वर्ष नहीं हुए, और ये नहीं कह रहे कि नियम अनुसार आदेश जारी करें, यहां फर्क है। आदेश जारी करें मतलब नियम नहीं, मंत्री जी का, माननीय जी का आदेश है। ऐसे कैसे? क्या मंत्री नियम के ऊपर होते हैं? और मैं कह रहा हूं इस व्यक्ति ने जो जो फर्जीवाड़े फिर किए, उसकी जिम्मेदारी नैतिक क्यों पूरी तरीके से मंत्री जी के ऊपर आनी चाहिए, लेकर भी आप ही आए। और ये मंत्री जी का पत्र है। अब मैं इसको कैमरे पे नहीं दिखाता, लेकिन मीडिया के माध्यम से या पटल के माध्यम से मैं रख के आप तक पहुंचा दूंगा। माननीय विश्वास सारंग जी का ये पत्र रखा हुआ मेरे पास, जिसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। योगेश शर्मा जी की भी योग्यता बता ही देता हूं थोड़ी सी, सीधे सीधे आपका ही पत्र है। इनकी योग्यता यह है कि डीएमई ने इनको बार बार कहा, बार बार लिखकर कहा, अनेकों बार कहा और कहा 284 जो कॉलेजेस हैं उनकी मान्यता निरस्त की जाए एवं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, डेट्स बता देता हूं मैं आपको कब कब कहा। डीएमई ने कहा 24/7/2023 को, 4/8/2023 को, 8/8/2023 को, 1/9/2023 को, 21/11/2023 को। ये ऑफिशियल रिमाइंडर जो है डीएमई द्वारा दिए गए, और इन 284 कॉलेज को लेकिन वो योगेश शर्मा नहीं निरस्त करे। किसी माननीय का दबाव हो सकता है, होगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता, डीएमई को बाईपास कर देंगे, किसी माननीय का दबाव होगा, मेरे को ऐसी आशंका है। लेकिन इसके बाद 5 रिमाइंडर्स के बाद ये सिर्फ 19 कॉलेजों की मान्यता निरस्त करते हैं, और धीरे से उनको एक एक करके बाद में बहाल कर दी जाती है। एक और मैं माननीय जी का बता देता हूं कि दिनांक 14/12/2022 को माननीय मंत्री विश्वास सारंग, उस समय जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री थे, उनके द्वारा स्वयं उस बैठक में उपस्थित होकर के निर्देशित किया गया जिन नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों को 2019-20, 2020-21, 2021-22 में जिन कॉलेजों को संबद्धता नहीं दी गई है, व्यक्तिगत नाम देकर टिकट टिप्पणी ना की जाए। अरे वो मंत्री उपस्थित है बैठक में भैया, मंत्री जी खुद उपस्थित है बैठक में। व्यक्तिगत नाम लेके नहीं तो आप आसंदी पे बैठ जाइए, फिर आप बता दीजिए, अध्यक्ष जी टोक नहीं रहे। और आपत्ति देना के बाद आपको बिठा माननीय अध्यक्ष महोदय को विलोपित करें, कर दो। किस निर्दयता का फायदा की बात तो आएगी ना माननीय अध्यक्ष जी, आपने निर्दयता का फायदा लेते हुए जितना भाषण आप कर सकते थे उससे ज्यादा हो गए। आपको कैसे पता? हमें पता। आपके पिताजी के साथ का हूं, 35 ईयर हो गए सदन में, 35 ईयर। बाहर पैर चुनूंगा, बोलने तो दो। अब जय भारत चुनूंगा आपके बाहर, इसको रिकॉर्ड पर रहने देना, चुनूंगा। ठीक है, 2000 फिर से मैं कह रहा हूं कि मंत्री जी विश्वास सारंग स्वयं बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने निर्देशित किया कि 19-20, 20-21, 21-22 में इन तीनों वर्ष जिन कॉलेजों को संबद्धता नहीं दी गई है उनको छात्र हित में पुनर्विचार कर समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब यहाँ छात्र हित है कि माननीय का हित है, ये छुपा हुआ। लिखने को तो छात्र हित है, लेकिन हित किसी और का था। अचानक से छात्र हित याद आ गया। जो छात्र 3-4 साल से परीक्षा नहीं दे पाए हैं उनका हित तब से याद नहीं आया, यहां याद आ गया, चूंकि शायद उन फाइलों के लिए कहीं से कोई अप्रूवल आ गया होगा, कोई महेंद्र गुप्ता जी उनके माध्यम से कि इनको अब करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, फिर आगे परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इस टीप के आधार पर धीरे धीरे इन सबको छूट मिलने लगी, सारी संबद्धता जारी हो गई। अब सबसे गंभीर बात यहां पर आती है अध्यक्ष जी कि ऐसा विश्व में कभी देखने को नहीं मिला, इतना ऐसा भ्रष्ट आचरण
कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर ने एक आदेश जारी किया। आदेश की कॉपी मेरे पास है, माननीय मंत्री जी को, पूर्व को, वर्तमान दोनों को उपलब्ध करवा दूंगा, 16/2/2023 को। और उसमें उन्होंने लिखा कि जो एफिलिएशन है इन सब कॉलेजेस को दिया जाए। ठीक है, पहले तो मंत्री जी की बैठक में आदेश का पालन करते हुए एफिलिएशन दे दिया। इसके बाद 16 ही तारीख से लिख दिया कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए भी नोटिफिकेशन शुरू। आज संबद्धता मिली, आज एडमिशन, आज से परीक्षा के भी फॉर्म भरना शुरू। पढ़ाई की जरूरत ही नहीं, मध्य प्रदेश है ये। एनरोलमेंट 17 से शुरू, मतलब छात्र आया 15 दिन में वो नर्स, अब वो क्या करेगा मरीजों के साथ आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। इसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा जो बघेल जी, जो इसके विसिल ब्लोअर थे, शर्मा जी, इन लोगों ने पिटीशंस लगाई जी, विशाल बघेल जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में बड़ी गंभीरता से विषय को उठाया और इस मुकाम तक पहुंचाने में, छात्रों की मदद करने में पूरी सजगता से काम किया। और दिलीप कुमार शर्मा जी की पिटीशन के बाद, अब मैं पिटीशन की डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो विचाराधीन है, लेकिन पहले कोर्ट ने स्टे दिया एग्जामिनेशन पे, उसके बाद नहीं, हाँ, इसके बाद एक रिपोर्ट आती है जो कि सार्वजनिक हुई है, पटल पे भी है, और वो रिपोर्ट आई। इसमें कॉलेजेस को 3 श्रेणी में बांटा गया, इसका मंत्री जी ने भी उल्लेख किया। सूटेबल, अध्यक्ष महोदय, अनसूटेबल। विजय शाह जी 35 साल से, मैं भी 30 साल से हूँ। मैंने ऐसे ध्यान आकर्षण आज तक नहीं देखा 30 साल के अनुभव में। राजेंद्र सिंह से भी पूछ लीजिए, इन्होंने भी कभी ऐसा ध्यान आकर्षण देखा? भाई इसमें प्रश्न पूछिए, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3। आप तो बिल्कुल सत्यनारायण की कथा का वाचन कर रहे हैं यहाँ पर। छात्रों के भविष्य की हत्या हो रही है, सत्यनारायण कथा महसूस हो रही है। परंपरा, गलत परंपरा होगी, इस जी। विषय को थोड़ी सी चिंता करिए और माननीय सदस्य को जरा निर्देशित करिए, प्रश्न पूछ के। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सूटेबल, डेफिशिएंट, अनसूटेबल तीन कैटेगरीज में बांटा गया। अभी तक 2 सुनी थी, पात्र और अपात्र सुना था। डेफिशिएंट मतलब कमी होना, कमी होने के बाद भी अपात्र नहीं कर रहे, ये भ्रष्टाचार की छूट देने का एक और तरीका था। इसमें से भी जो सूटेबल 169 बताया गया और उनकी जब ग्राउंड रियलिटी चेक करी, कई पत्रकार गए, एनडीटीवी के, भास्कर पत्रिका, सारी न्यूज रिपोर्ट्स रखी हुई है। देवन जी जी, भोजन अवकाश का समय हो गया है, तो मुझे लगता है कि ध्यानाकर्षण पूर्ण होने तक हम समय की वृद्धि करें। मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है। कंटिन्यू करा दें, बाकी ज्यादा भूख सहन नहीं होगी अध्यक्ष महोदय। ऐसा भाषण, उसके बाद भूख को सहन करना, दोनों चीज सहन नहीं हो सकती। चलिए 2 मिनट में खत्म करो अध्यक्ष जी, 2-3 बिंदु में रख देता हूं, महत्वपूर्ण है इस विषय के लिए। 2 मिनट में पूरा करो आप। जयवर्धन सिंह जी को बुलाएं उसको। 169 कॉलेजेस की जब ग्राउंड रियलिटी चेक करी, पत्रकारों ने भी करी और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनने भी करी, तो कहीं पे गौशाला मिल रही है, मतलब भ्रष्टाचार भी पवित्र उद्देश्य से कर रहे थे। कहीं पर मैरिज गार्डन मिल रहे हैं, कहीं स्कूल और कॉलेज एक ही बिल्डिंग में, कहीं 3 कॉलेज एक ही बिल्डिंग में, कहीं हॉस्पिटल है नहीं, हॉस्पिटल है तो मापदंड से कई दूरी पर है, कहीं पर बिल्डिंग नॉर्म्स के अनुसार नहीं है, फैकल्टी है नहीं और है प्रिंसिपल नहीं है, और यदि फैकल्टी है तो 15-15 जगह एक ही फैकल्टी अटैच, इस तरीके के फर्जीवाड़े देखने को मिले। और पूर्व डीएमई श्रीवास्तव जी, उन्होंने खुद ने कॉलेज खोल के क्या फर्जीवाड़ा किया वो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी विस्तार से बता देंगे। सीबीआई ने क्या किया वो तो सबके सामने ही है, उस पर मैं बात नहीं करता। एक छात्र है रवि परमार, जब इसने ये सारे विषय को उठाने की कोशिश की तो माननीय अध्यक्ष जी ये विषय गंभीर है कि उसको 151 की धारा पे, इतनी छोटी धारा पे 2 दिन के लिए जेल भेजा गया। 2 दिन के लिए जेल, और कैसे भेजा? उसके हाथों में हथकड़ी लगाई। हथकड़ी लगाने के नियम कमिश्नरेट से पूछने चाहिए, हथकड़ी लगा नहीं सकते ऐसे, ये इलीगल कन्फाइनमेंट है और पुलिस वालों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना किसी को हथकड़ी सिर्फ आरोप के ऊपर नहीं लगाए जा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा कभी कोई टेररिस्ट था क्या? और जो वाकई में रंगे हाथों पकड़े गए, उनके भी फोटो पब्लिश हुए थे कि वो मोबाइल पे बात कर रहे थे, मोबाइल पे बात कस्टडी में बैठ के कर रहे थे रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद। कंक्लूड कर रहा हूं, तथ्यों, सारे तथ्यों से ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार। तो प्रश्न पूछ लेता हूं, बार बार आपको प्रश्न की चिंता। एक प्रश्न तो यह है कि माननीय डिप्टी सीएम, उनके गृह जिले में क्यों एकमात्र नर्सिंग कॉलेज है और वो भी अनसूटेबल है? ये उदाहरण है मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश में। ये मेरा प्रश्न है। और प्रश्न पूछता हूं, बार बार आप प्रश्न बोल रहे तो आप प्रश्न ही पूछ लेता हूं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि ये जो योगेश शर्मा है, वो ही पूछ सकते हो, इतना एक पूरा मतलब एक पूरा तो अब मैं पूछने में आता हूं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न ये है
दूसरा प्रश्न ये है कि सारंग जी ने जो पत्र लिख के निर्देशित किया, नियमों को ताक पे रख के योगेश शर्मा जी को लाके, और योगेश शर्मा जी ने जो फर्जीवाड़े किए उसके लिए सारंग जी की नैतिकता आनी चाहिए, और नैतिकता नहीं है तो आप लोगों को जिम्मेदारी कॉग्निजेंस लेके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा इस विषय में इतना कहना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अध्यक्ष जी ये डिसअलाउ करिए, आप इसको बाहर निकालिए। कोई प्रश्न है क्या? नहीं, ये कोई प्रश्न है क्या? किसी नैतिकता पर प्रश्न उठाया जा सकता है? किसी की नैतिकता पर प्रश्न उठाया जा सकता है क्या? हाँ, उठाया जा सकता है। इसको विलोपित करना चाहिए अध्यक्ष। माननीय अंडर बात कर रहे हैं आप, अध्यक्ष जी की अनुमति से बोल रहे हैं, इसको विलोपित करवाई। नैतिकता अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये विषय बहुत गंभीर है, लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ है, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आपको भी हमको मिलकर के इसमें सार्थक पहल करना चाहिए। बस जो मांग है वो भी मैं बता देता हूं कि जिससे कि शायद सरकार पे शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। पहली मांग है, क्योंकि मंत्री विश्वास सारंग जी उस समय इस विभाग के मंत्री थे और आज भी वो इस स्थिति में कि इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मंत्री जी को